अच्छा भाई स्टार्ट करें। देखो सुनो, अब बात मत करो आप लोग। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। जो भी स्टूडेंट सिविल की तैयारी कर रहा है, सिविल मतलब यूपीएससी या फिर आरपीएससी आरएएस, नेट जेआरएफ, नेट हो गया, तुम्हारा बैंक पी हो गया, आपके पास एसएससी सीजीएल हो गया, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट इन सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है ना, कैट हो गया, ठीक है ना, एक आपके पास एग्जामिनेशन कैट हो गया। उसमें ध्यान रखना, लगभग 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन तक इस वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पोर्शन भैया आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझते हुए चलना आप लोग। डेली लाइफ में जो भी काम आप करोगे ना, वो सारे के सारे काम इसमें काउंट होंगे। तो सबसे पहले बात करें लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक कौन कौन से आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक आएगा कोर्स ऑफ एक्शन, जिसकी सीट आपके पास है। कोर्स ऑफ एक्शन के बाद आएगा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, देन आपके पास आएगा एजम्पशंस, एजम्पशंस के बाद आएगा कॉज एंड इफेक्ट, और कॉज एंड इफेक्ट के बाद आएगा इन्फ्रेंसेज, ठीक है ना। उसके बाद आएगा आपके पास एम एल आर। देखो सुनो, आपके पास टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग, नाम से ही पता लग रहा है आपके पास ऐसी रीजनिंग होने वाली है जिसका आंसर देने के लिए हमारे पास कोई भी कंसेप्ट नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लॉजिक का यूज करना है। और जिन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग अपने लॉजिक का यूज करके दोगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में काउंट होंगे। और आपको सबको पता है कि लॉजिक तो हर इंसान का कैसा हो सकता है, अलग अलग हो सकता। ओ प्रियांशी क्या कर रही हो? व्हाट्सएप चला रही है, मैं देख रही हूँ बच्चे। अच्छा चलो ठीक है, अब बिल्कुल शांत हो जाना आप लोग, ठीक है ना। आपके पास मामला है लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है ना। और लॉजिकल रीजनिंग मैंने बोला था बेस्ड ऑन लॉजिक, ठीक है ना। हर इंसान का लॉजिक कैसा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके पास होगा ना, वो होगा कोर्स ऑफ एक्शन। जो सीट आपके पास है ना, वो सीट आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन की सीट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें। कोर्स ऑफ एक्शन में होगा क्या। अब बातचीत मत करना आप लोग, सिर्फ सुनने का टॉपिक है, कुछ भी लिखने का टॉपिक नहीं है। देखो भैया सुनो, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें एक प्रॉब्लम दी जाएगी और हमें उस प्रॉब्लम का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। एज एन ऑफिसर जब आप किसी भी चेयर पर बैठोगे ना, तो आपके सामने काफी सारी समस्याएं आएंगी। तो भैया इस टॉपिक में हमें ये सीखना है कि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें किस तरीके से करना है, ठीक है ना। मान लो आप किसी डिस्ट्रिक्ट में डीएम के रूप में काम कर रहे हो, आपके पास एक खबर आई कि फलानी फलानी बिल्डिंग में आग लग गई, तो आप उस आग का सॉल्यूशन कैसे करोगे। भैया सॉल्यूशन सीधा सीधा सा है, आग को बुझा दो, आपके पास समस्या का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। मान लो आप ट्रैफिक इंचार्ज के रूप में काम कर रहे हो, आपको पता लगा कि जो आपका ये सर्कल है ना, रोटरी सर्कल वगैरह या कोई सा भी सर्कल है, इस पे एक ट्रक पलट गया है, जिससे ट्रैफिक पूरी तरीके से क्या हो गया है, जैम हो गया है। तो ट्रैफिक जैम हो गया, आपके सामने समस्या क्रिएट हो गई। समस्या क्रिएट हो गई, समस्या का समाधान क्या करोगे, ट्रक को हटवा दोगे, समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। मान लो आप ना किसी ऑफिशियल के रूप में काम कर रहे हो, आपके पास फोन आया कि मैंने फलाने फलाने हॉस्पिटल में बॉम्ब रख दिया है, अपने लोगों को बचा सकते हो तो बचा लो। अब एक बात बताओ, आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या करोगे, तो वहां पे जाके अनाउंस करोगे हॉस्पिटल में जाके कि इस हॉस्पिटल में बॉम्ब लगा हुआ है, इस हॉस्पिटल को तुरंत खाली कर दो। सही कोर्स ऑफ एक्शन है, गलत कोर्स ऑफ एक्शन है, ये आपका गलत कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है ना। क्योंकि हॉस्पिटल में सही सलामत लोग तो रहते नहीं। हॉस्पिटल में आधी टांग टूट गई, किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, ऐसे लोग रहते हैं। यदि वहां पे आप लोग अनाउंस करोगे कि हॉस्पिटल को तुरंत खाली कर दो, तो वहां पे भगदड़ हो जाएगी। और वहां पे यदि भगदड़ हो जाएगी, तो जो आधे टूटे हुए हैं वो पूरे टूटने की संभावना हो जाएगी, ठीक है ना। तो भैया एक बात बताओ, समस्या और कैसी हो जाएगी, गंभीर हो जाएगी। तो आप ये कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना,
जिस तरीके से आप लोग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हो, हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस तरीके से नहीं करना है। मान लो आप बैंक मैनेजर बन गए, बैंक मैनेजर बन गए तो आपको पता है आपके पास दो तरीके के कस्टमर होते हैं। एक तो प्राइम कस्टमर होता है, एक आपके पास ऑर्डिनरी कस्टमर होता है। प्राइम कस्टमर क्या होता है? जिसके भरोसे से बैंक चलती है, जिसका एक ऐसा अकाउंट होगा जो लगभग रोजाना 2, 3, 10, 15, 20 करोड़ का क्या करेगा? ट्रांजेक्शन करेगा। एक हमारे जैसे कस्टमर होंगे जो रोजाना 100, 200 का लेन देन करेंगे, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, ऑर्डिनरी कस्टमर्स के सहारे से बैंक नहीं चलती है, बैंक किसके सहारे से चलती है? प्राइम कस्टमर्स के हिसाब से चलती है। अब मान लो एक दिन क्या हुआ कि आपके बैंक में बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है, तभी कोई प्राइम कस्टमर आपके पास आ गया, उसको ना पैसे निकालने। तो भैया सीधी सी बात है, आपके सामने एक समस्या क्रिएट हो गई। समस्या क्या क्रिएट हो गई कि आपको पता है विंडो तो एक होती है, और विंडो पे क्या लगी हुई है? बहुत लंबी चौड़ी भीड़ लगी हुई है। अब सीधी सी बात है, यदि आप भीड़ को साइड में करके प्राइम कस्टमर को प्रेफरेंस दोगे तो भीड़ आपको और आपके बैंक को उठा के ले जाएगी। और यदि आप लोग प्राइम कस्टमर को आप प्रेफरेंस नहीं दोगे, आप लोग भीड़ को प्रेफरेंस दोगे, तो प्राइम कस्टमर अपना अकाउंट निकाल के वहां से ले जाएगा। तो आपके सामने क्या हो गया? दुविधा हो गई। तो आप ऐसी समस्या का समाधान किस तरीके से करोगे? ये सारी चीजें ही हमें इस वाले टॉपिक में सीखनी है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सुनो, ऐसे क्वेश्चन में हमें एक प्रॉब्लम दी जाएगी और हमें उस प्रॉब्लम का क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। लेकिन ध्यान रखना, हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम दो टाइप की होंगी। एक प्रॉब्लम तो ऐसी होगी जिसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम तो आपके पास ऐसी होगी जिस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम आपके पास ऐसी होगी जिसका सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता, उसमें सिर्फ क्या किया जा सकता है? इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होगी जिसका सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होगी जिसका इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। मान लो आप किसी ऑफिशियल के रूप में काम कर रहे हो, आपके पास खबर आई कि फलाने सर्कल पर ट्रक पलट गया, तो सीधी सी बात है समस्या क्रिएट हो गई। समस्या का समाधान क्या है? ट्रक को हटा दो, समस्या का क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। मान लो आपको खबर मिली फलाने बिल्डिंग में आग लग गई, समस्या का समाधान क्या है? आग को बुझा दो, समस्या का क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। पता लगा भैया दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़े को शांत करवा दो, समस्या का क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। पता लगा फलाने इलाके में बाढ़ आ गई, बाल्टी लेके जाओ, पानी को फेंक दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या का समाधान होगा क्या? नहीं। पता लगा फलाने फलाने इलाके में बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, ठीक है ना। बरसात हो गई, जनजीवन पूरी तरीके से क्या हो गया? अस्त व्यस्त हो गया, छाता पकड़ा दो सबको, समस्या का समाधान हो जाएगा। होगा क्या? नहीं। तो ध्यान रखना, कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास ऐसी होंगी जिनका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आपके पास ऐसी होंगी जिनका हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते, उनमें सिर्फ क्या कर सकते हैं? इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे? ट्रक पलटा, ट्रक को हटा दिया, समस्या का समाधान हो गया। आग लगी, आग को बुझा दिया, समस्या का समाधान हो गया। दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, झगड़े को शांत करवा दिया, समस्या का क्या हो गया? समाधान हो गया। लेकिन एक बात बताओ, कहीं पे बाढ़ आ गई, क्या बाढ़ को आने से रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते, ठीक है ना। उसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं? इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको हम लोग सिक्योर प्लेस पर क्या करते? ट्रांसफर करते। जिनका नुकसान हुआ है उस नुकसान की क्या करते? भरपाई करते, ठीक है। आप बाढ़ को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन बाढ़ आने के बाद जो नुकसान हुआ है उसका क्या कर सकते हो आप लोग? कंपेंसेशन वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हो, उसकी भरपाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। कहीं पे मान लो बिजली गिर गई, ठीक है ना। कहीं पे मान लो आपका मतलब रोड क्या हो गया? पूरी तरीके से जाम हो गया। कहीं पे मान लो भारी बारिश आ गई, ठीक है ना, भारी बारिश आ गई, तो सीधी सी बात है जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। और जब जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया तो आप एक बात बताओ, बारिश को रोक सकते हो क्या? आप बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन जो लोग बारिश से इफेक्टिव हुए हैं उनको क्या कर सकते हो आप लोग? राहत प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है ना। मान लो जिन किसानों की फसल खराब हो गई उनके लिए आप लोग कंपेंसेशन दिलवा सकते हो, या फिर मान लो जिन लोगों की फसल खराब हो गई, जो भूखे हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हो, जो पशु वगैरह है उनके लिए चारे की व्यवस्था कर सकते हो। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम का नेचर समझना है कि हमारी प्रॉब्लम का नेचर क्या होगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता है या फिर इस प्रॉब्लम में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। जितने भी तुम्हारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनको हम कभी भी नहीं रोक सकते, उनमें सिर्फ क्या कर सकते हैं? इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जितनी भी तुम्हारी सोशल इविल्स होती है, सोशल इविल्स को हम कभी भी परमानेंटली खत्म नहीं कर सकते, उनमें सिर्फ क्या कर सकते हैं? इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि प्रॉब्लम आपके पास दो टाइप की होगी। एक प्रॉब्लम तो आपके पास ऐसी होगी जिसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, एक प्रॉब्लम आपके पास ऐसी होगी जिसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सॉल्यूशन जिस प्रॉब्लम का आप करोगे वो भी दो तरीके की होगी।
एक प्रॉब्लम तो आपके पास ऐसी होगी जिसका सॉल्यूशन आप लोग शॉर्ट टर्म तरीके से कर सकते हो, मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन बहुत ही कम समय में हो जाएगा। एक ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसका सॉल्यूशन लंबे समय में होगा, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन होगा। शॉर्ट टर्म कैसे, मान लो ट्रक पलट गया, तुरंत समस्या का समाधान है, ट्रक को हटा दो, समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। आग लग गई, क्विक एक्शन लिया जा सकता है, भैया आग लग गई, समस्या का क्या हो सकता है, समाधान हो सकता है, आग को बुझा दो। दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, समस्या का समाधान क्विक हो सकता है, झगड़े को शांत करवा दो, समस्या का समाधान हो गया। लेकिन जनसंख्या वृद्धि हो गई, तो जनसंख्या वृद्धि समस्या क्रिएट हो गई, रातों रात में खत्म कर सकते हो क्या, नहीं, भैया बम से उड़ा दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। लोगों को ग्रुप में इकट्ठा करो, उनके ऊपर बम डाल दो, तोप के गोले डाल दो, समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। ऐसे समाधान करोगे क्या, कोई तुम्हें उड़ा देगा फिर तो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इस तरीके से समस्या का समाधान नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम का नेचर समझना है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता है या फिर इस प्रॉब्लम में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। यदि सॉल्यूशन किया जा सकता है तो परमानेंट सॉल्यूशन किया जा सकता है या फिर टेम्परेरी सॉल्यूशन किया जा सकता है। भैया ट्रक पलट गया, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, ट्रक को हटा दो, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। आग लग गई, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, आग को बुझा दो, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जनसंख्या वृद्धि हो गई, तो परमानेंट सॉल्यूशन तो हो सकता है, लेकिन रातों रात में सॉल्यूशन हो सकता है क्या, नहीं। 10 20 50 साल का टाइम लगेगा हमें एक्शन को इम्प्लीमेंट करने में, तब जाके तुम्हारा एक्शन इम्प्लीमेंट होगा, तब जाके तुम्हारी जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, कम होगी। जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए क्या लगा दिया आपने, कानून लगा दिया कि कोई भी जो कपल है वो दो से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता। अब सीधी सी बात है, दो से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता, आपने कानून बना दिया। क्या कानून को इफेक्टिव होने में एक ही रात लगेगी क्या, नहीं भाई, आपने कानून बनाया, जनसंख्या धड़ाम से नीचे गिर गई, ऐसा होगा क्या, नहीं। 10 20 50 साल का टाइम लगेगा, तब जाके धीरे धीरे क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो मैंने क्या बोला, आपको ये भी देखना है कि जो सॉल्यूशन होगा वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होगा या फिर सॉल्यूशन तुम्हारा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सॉल्यूशन चाहे लॉन्ग टर्म हो, सॉल्यूशन चाहे शॉर्ट टर्म हो, आपको समस्या का कैसा सॉल्यूशन करना है, परमानेंट सॉल्यूशन करना है, ठीक है। आप किसी भी कंडीशन में किसी भी प्रॉब्लम का टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास ऐसी भी होंगी जिनका हमें टेम्परेरी सॉल्यूशन करना भी पड़ सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना, हमें हमेशा कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा अप्लाई करना है जिससे प्रॉब्लम का कैसा हो, परमानेंट सॉल्यूशन हो। भैया एक बात बताओ, ट्रक पलट गया, ट्रक को हटा दो, क्या हो सकता है, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि हो गई, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन टाइम कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन मान लो किसी ने कोई डिमांड कर दी, आंदोलन कर दिया किसी ने, ठीक है कि हमारी ये डिमांड है, इस डिमांड को पूरी करो, और मान लो सरकार के बस की बात नहीं उस डिमांड को पूरा करना, तो सीधी सी बात है, आंदोलन चल रहा है, आपके सामने प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप प्रॉब्लम का क्या नहीं कर पा रहे, सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे। तो आप क्या कर सकते हो, उनको आश्वासन दे सकते हो कि भैया देखो, मैं पूरी तरीके से आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि आपकी ये जो डिमांड है, ये डिमांड मोदी जी के सामने रखी जाएंगी। यदि मोदी जी इसको अप्रूव कर सकते हैं या मोदी जी भी इसको अप्रूव करेंगे, तो आपकी समस्या का क्या कर दिया जाएगा, समाधान कर दिया जाएगा। अब मान लो मैंने आपको आश्वासन दे दिया, ठीक है ना, मैंने आपको आश्वस्त कर दिया है कि आपकी समस्या का समाधान जल्दी ही कर दिया जाएगा, आंदोलन को क्या कर दो, खत्म कर दो। आपने मेरी बात मान लो, मान ली। लेकिन एक बात बताओ, इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हुआ है क्या, नहीं। समस्या का टेम्परेरी सॉल्यूशन हुआ है। मान लो मैं आपकी डिमांड पूरी नहीं कर पाया, तो आप दोबारा से आंदोलन करोगे या फिर नहीं करोगे, करोगे। लेकिन मेरा पहला टारगेट क्या था, आपके आंदोलन को खत्म कर पाना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने परमानेंट सॉल्यूशन अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन अप्लाई किया है, टेम्परेरी सॉल्यूशन अप्लाई किया है। ये टाइम की डिमांड थी कि मुझे एक बार के लिए आपके आंदोलन को क्या करना था, खत्म करना था। और आपका जो आंदोलन मेरे आश्वासन से खत्म हुआ है, वो परमानेंट खत्म नहीं हुआ है, वो टेम्परेरी खत्म हुआ है। यदि मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाने में सक्षम हुआ, तो आप लोग उसको परमानेंट खत्म कर सकते हो। लेकिन मान लो मोदी जी ने मेरी बात नहीं मानी, तो सीधी सी बात है, आप लोग क्या करोगे, दोबारा से आंदोलन करोगे। लेकिन एक बार के लिए समस्या का क्या हो गया है, सॉल्यूशन हो चुका है। लेकिन वो सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है, सॉल्यूशन कैसा है, टेम्परेरी है। परमानेंट सॉल्यूशन कब होगा, कि आपकी जो डिमांड है वो क्या कर दी जाए, पूरी कर दी जाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम का नेचर समझना है कि प्रॉब्लम में सॉल्यूशन होगा या फिर प्रॉब्लम में इंप्रूवमेंट होगा। यदि सॉल्यूशन होगा तो शॉर्ट टर्म होगा या फिर लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन चाहे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो चाहे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन हमेशा कैसा करना है, परमानेंट करना है। लेकिन ध्यान रखना, परमानेंट सॉल्यूशन तो करना है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आपके पास ऐसी भी होंगी जिनमें हम क्विक एक्शन नहीं ले सकते, हमें जांच पड़ताल की नीड होगी। जांच पड़ताल की नीड कैसे होगी, मान लो भारत की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान में क्रिकेट मैच खेलने के लिए गई,
और पता लगा पांचों की पांचों मैचों की सीरीज को हार के वापस आ गई, तो एक बात बताओ, आपके सामने समस्या क्रिएट हो गई। और जब आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो आपने समस्या का समाधान क्या किया कि सारे के सारे टीम वालों को या सारे के सारे प्लेयर्स को हटा के नए प्लेयर्स को क्या कर दो, भर्ती कर दो। अब एक बात बताओ, सारे के सारे प्लेयर्स को हटा के नए प्लेयर्स को भर्ती करोगे तो समस्या का समाधान होगा क्या? नहीं। हो सकता है प्लेयर्स की गलती ना हो, गलती सारे के सारे टीम मैनेजमेंट वाले की हो, और आपने टीम मैनेजमेंट वालों पर तो कोई एक्शन नहीं लिया, आपने क्या कर दिया, प्लेयर्स को हटा दिया। समस्या का समाधान होगा क्या? नहीं। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन दिया है कि सारे के सारे टीम मैनेजमेंट वालों को हटा के नए टीम मैनेजमेंट वालों की रिक्रूटमेंट कर ली जाए, भर्ती कर ली जाए। तो एक बात बताओ, हो सकता है टीम मैनेजमेंट वालों की कोई गलती ना हो, गलती किसकी हो, प्लेयर्स की गलती हो। तो सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में हमें एक सेटअप करना होगा इंक्वायरी कमीशन। वो इंक्वायरी कमीशन क्या करेगा, जांच पड़ताल करेगा कि वास्तविकता में गलती किसकी है, वास्तविकता में सारे के सारे सीरीज को हारने के पीछे रीजन क्या है। जब जो इंक्वायरी कमीशन हमने बैठाया है वो इंक्वायरी कमीशन हमें रिपोर्ट देगा, उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, कुछ समस्याएं आपके पास ऐसी भी होंगी जिनमें हम क्विक एक्शन नहीं ले सकते, हमें क्या करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। जांच पड़ताल करने के बाद आप क्या कर सकते हो, कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई कर सकते हो। मान लो आप ना बैंक के मैनेजर हो, आपने एक टीम बना रखी है, आपने टीम को कोई काम दिया कि आपको ये टारगेट पूरा करना है, लेकिन टीम टारगेट पूरा नहीं कर पाई, ठीक है ना। तो आप कोर्स ऑफ एक्शन क्या लोगे कि सारे के सारे टीम को हटा के नई टीम का रिक्रूटमेंट कर लोगे। तो इससे समस्या का समाधान होगा क्या? नहीं। हो सकता है टीम वालों ने पूरी भरसक प्रयास किया हो अपने काम को पूरा करने का, लेकिन टारगेट क्या नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया। तो एक बात बताओ, टीम वालों की कोई गलती है क्या इसमें? नहीं। आप क्या करोगे, सबसे पहले जांच पड़ताल करोगे कि भैया जो टारगेट पूरा नहीं हुआ है, टारगेट के पूरा ना होने के पीछे कारण क्या है। जब आपको कारण पता लगेगा तब आप क्या करोगे, कोई ना कोई कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई करोगे। तो ध्यान रखना है, हमें प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन करना है वो हमेशा कैसा करना है, परमानेंट करना है, ठीक है ना। कुछ स्थिति आपके पास ऐसी भी होंगी जिसमें हमें परमानेंट सॉल्यूशन का वेट नहीं करना, हमें कैसा सॉल्यूशन करना है, टेम्परेरी सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। वो आपको सिचुएशन देखनी है कि परमानेंट सॉल्यूशन की नीड है या फिर टेम्परेरी सॉल्यूशन की नीड है। मान लो कहीं पे भगदड़ हो गई, ठीक है, तो भगदड़ हो गई तो परमानेंट सॉल्यूशन ऐसे करोगे क्या, एक एक आदमी को पकड़ के खड़ा कर दो, ठीक है ना, ऐसे खड़े हो जाओ, ये भाग दौड़ मत करो, ऐसे सॉल्यूशन करोगे क्या? नहीं। जितने ज्यादा लोग हैं उनको क्या करोगे भैया, आप लोग उठा के क्या करोगे, भगदड़ वाली जगह से बाहर निकालोगे। मतलब सबसे पहले आप लोग टेम्परेरी सॉल्यूशन, मतलब जो भी आपकी जनहानि होगी उस जनहानि को रोकने का प्रयास करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे कि भैया भगदड़ क्यों हुई, इसके पीछे इंक्वायरी कमीशन बैठाओगे, जो भी दोषी होंगे, जो भी कल्प्रेट होंगे उनके खिलाफ आप क्या लोगे, एक्शन लोगे। तो ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप क्या करोगे, आप लोग कोई भी काम करोगे, आप डायरेक्टली कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम का नेचर समझना है कि प्रॉब्लम किस तरीके की है, उसके बाद हमें कोई ना कोई कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई करना है। दूसरी कंडीशन कि मान लो आपके पास प्रॉब्लम ऐसी हुई जिसमें हम समाधान नहीं कर सकते, जिसका क्या कर सकते, इंप्रूवमेंट कर सकते। मान लो आप ना किसी इलाके में डीएम के रूप में काम कर रहे हो, आपके पास किसी मिनिस्टर का फोन गया और आपके इलाके में ना जो फीमेल फोर्टिसाइड की कंडीशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब समझते हो, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है ना। तो भैया आपके पास किसी मिनिस्टर का फोन चला गया तो भैया आपके इलाके में फीमेल फोर्टिसाइड की सिचुएशन या फीमेल फोर्टिसाइड के केस लगातार क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब आप क्या करोगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करोगे। पहला सॉल्यूशन कि जो भी कपल्स इन कामों में लिप्त पाए गए हैं उन पर भारी जुर्माना लगाओ। लेकिन एक बात बताओ, सरकार ने पहले से ऐसे कानून बना रखे हैं कि जो भी इन कामों में लिप्त पाया जाता है उनको क्या मिलती है, सजा मिलती है। आप ना किसी हॉस्पिटल में गए होंगे तो हॉस्पिटल में एक बोर्ड लिखा मिलता है कि भ्रूण जांच निषेध, ठीक है ना। जन्म से पहले भ्रूण जांच करना क्या है, दंडनीय अपराध है। यदि मिलता क्या करते हुए कोई पाया गया तो 5 साल की क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, 20 लाख रुपए का क्या होगा, जुर्माना। मतलब जो एक्शन आप लोग ले सकते हो वो सारे के सारे एक्शन सरकार ने पहले ही ले रखे हैं। लेकिन बताओ ये घटनाएं कभी खत्म हुई है क्या? नहीं, ये घटनाएं कभी खत्म नहीं होंगी क्योंकि सोशल इविल्स हैं और सोशल इविल्स कभी भी खत्म नहीं होती हैं। सोशल इविल्स तभी खत्म होगी जब वो लोगों को जागरूक करेंगे। इसके प्रॉस और कॉन्स किसको बताएंगे, जो प्रॉस तो कोई है नहीं, सारे के सारे कॉन्स किसको बताएंगे, हम लोग जनता को बताएंगे। भाई यदि आप बेटियों को मारोगे तो बताओ आगे समाज सरवाइव कैसे करेगा, या फिर हम लोगों को क्या करेंगे, लिटरेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जितनी भी सोशल इविल्स है ना वो जनरली वहां पे ज्यादा क्रिएट होती है जहां पे इलिटरेसी ज्यादा होती है।
मान लो आपने देखा हुआ सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। आज मान लो आप गांव में चले जाओ, कोई आदमी को बुखार आ गया तो सबसे पहले मेडिसिन नहीं लेगा, सबसे पहले भोपा जी के पास जाएगा, झाड़ा लगवा के आएगा, ठीक है। झाड़े से पार नहीं पड़ेगी तो ताबीज बांध लेगा, ठीक है ना। ताबीज से पार नहीं पड़ेगी तो फिर कोई देवता के दर्शन करने जाएगा, तब भी पार नहीं पड़ेगी, फिर लास्ट ऑप्शन किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, ये जो अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास गांव में ज्यादा मिलेगा और शहरों में कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। मान लो शहरों में कोई आदमी बीमार हो गया तो भोपा जी के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा, क्यों? क्योंकि गांव में इलिटरेसी ज्यादा है। शहर में लिटरेसी रेशो कैसा है? शहर में लिटरेसी रेशियो कैसा है? ज्यादा है। और गांव में लिटरेसी रेशियो कैसा है? कम है। सीधी सी बात है, जहां पे लिटरेसी ज्यादा होती है वहां पे आदमी अवेयर होता है, और जब आदमी अवेयर होता है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन गांव में अवेयर नहीं है तो किसके पास जा रहा है? भोपा जी के पास जा रहा है। भैया ध्यान रखना, जितनी भी तुम्हारी सोशल इविल्स होती हैं, वो सारी की सारी सोशल इविल्स कब क्रिएट होती है? जहां पे इलिटरेसी ज्यादा होती है, जहां पे मान लो लोगों के बीच में अवेयरनेस कैसी होती है? कम होती है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे? इन सारी चीजों को, सोशल इविल्स को खत्म करने के लिए लिटरेसी बढ़ाएंगे, लोगों को क्या करेंगे? अवेयर करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ेगी, ये समस्याएं भी अपने आप क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, सोशल इविल्स कभी भी परमानेंट खत्म नहीं हो सकती। जैसे मान लो डॉरी हो गया, आपका दहेज प्रथा हो गया, तो बताओ दहेज प्रथा को परमानेंट खत्म कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग आजकल ऐसे हैं जो मान लो कोई बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी कितने कितने रुपए में संबंध कर रहे हैं? एक एक रुपए में। मान लो 51 लाख उनको दिए जा रहे हैं, सिर्फ 1 रुपया ले रहे हैं, 50 लाख को क्या कर दिया? वापस कर दिया, ठीक है ना। वो लोगों को क्या कर रहे हैं? जागरूक कर रहे हैं। भैया देखो, हमने 1 रुपए में शादी की है, आप भी क्या करो? 1 रुपए में शादी करो। मतलब सीधी सी बात है, जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये काम भी अपने आप क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये काम जनरली परमानेंटली कभी खत्म नहीं हो सकते। जितनी भी सोशल इविल्स हैं, तो सोशल इविल्स के लिए एक ही कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई किया जा सकता है कि लोगों को अवेयर करो, लिटरेसी को बढ़ाओ, ठीक है ना। सोशल इविल्स तभी क्रिएट होती है जब लिटरेसी कम होती है, और अवेयरनेस कैसी होती है? कम होती है, ठीक है ना। तभी आपकी जितनी भी सोशल इविल्स है वो क्या होती है? क्रिएट होती है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम का नेचर समझना है कि समस्या का समाधान हो सकता है या फिर समस्या में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। सॉल्यूशन हो सकता है तो लॉन्ग टर्म हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म हो सकता है, परमानेंट हो सकता है या फिर टेम्परेरी हो सकता है। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि हमें समस्या का समाधान कैसा करने की कोशिश करनी है? परमानेंट। कि मान लो कोई प्रॉब्लम आपकी दोबारा से क्रिएट ना हो, लेकिन मान लो प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा, तो हम लोग कैसा सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे? टेम्परेरी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, कि हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाए? खत्म हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, हमें हमेशा सॉल्यूशन कैसा करना है? परमानेंट करना है, ठीक है ना। टेम्परेरी सॉल्यूशन हमें तभी करना है जब हमारे बस की बात नहीं है। हमें तो ये पहली बार भीड़ क्या करनी है? खत्म करनी है। बाद में जो देखा जाएगा वो देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तब आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन अप्लाई करना है, वरना सॉल्यूशन हमेशा कैसा करना है? परमानेंट ही करना है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, यदि उन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो जनरली कैसा हो सकता है? सही या गलत हो सकता है। ये पॉइंट आपके पास कौन कौन से हैं? जैसे पहला पॉइंट आपके पास है कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। साइंटिफिकली प्रूव्ड। सोशली एक्सेप्टेड। विल बी अ वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन। देखो भैया, पहला पॉइंट आपके पास है कि ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स के बेस पर दिया जाए। एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स का मतलब स्थापित तथ्यों के आधार पर दिया जाए। ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो सोशली एक्सेप्टेड, ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, वो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा? तुम्हारा एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। मान लो आप ना किसी इलाके में इंचार्ज के रूप में काम कर रहे हो, आपके पास खबर आई कि आपके इलाके में जो मलेरिया के पेशेंट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं,
अब तो मलेरिया के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो आप समस्या का समाधान क्या करोगे? पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो आपने ये दिया कि लोग इलाके को खाली कर दें। एक बात बताओ, इलाके को खाली करना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, प्रॉब्लम से दूर भागना हो गया? दूर भागना हो गया। एक चीज ध्यान रखना, हम कभी भी समस्या से दूर नहीं भाग सकते, हमें समस्या का क्या करना है, समाधान करना है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो आपने ये अप्लाई किया है कि आपने मान लो एक आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी पर्सन या फिर कोई भी फैमिली मेंबर अपने घर के आसपास गंदगी जमा ना होने दे, ठीक है ना, पानी ना भरने दे, एंटी मॉस्किटो लिक्विड्स का क्या करें, छिड़काव करें, ठीक है, ओडोमोस वगैरह का क्या करें, यूज करें। तो ये सीधी सी बात है, ये जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन आपने अप्लाई किया है, इसमें आपको पता है कि जो मलेरिया फैलता है वो किसकी वजह से फैलता है, मच्छर की वजह से, ठीक है ना। मच्छर किस में पैदा होता है, गंदगी में पैदा होता है। यदि आप गंदगी को साफ करने की कोशिश करोगे, एंटी मॉस्किटो लिक्विड्स का छिड़काव करने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं मच्छर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब मच्छर खत्म हो जाएगा तो अपने आप मलेरिया भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोरोना में आपने देखा होगा एक आपका एक वो चला था, नारा चला था कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भैया जो कोरोना है, जो जो कोरोना कोविड-19 वायरस था, वो किसकी वजह से फैल रहा था, पर्सन से पर्सन में फैल रहा था, ठीक है। और जब पर्सन से पर्सन में फैल रहा था तो सीधी सी बात है, 2 गज की दूरी क्या कर दी, मान लो 2 गज की दूरी बना दी कि भैया 6 फीट की दूरी रखोगे आप लोग, ठीक है ना। मास्क क्या करोगे, लगा के रखोगे। क्यों? क्योंकि यदि मास्क लगा के रखोगे, डिस्टेंस में काम करोगे, तो सीधी सी बात है रोग फैलने में क्या आएगी, कमी आएगी। और जब रोग फैलने में कमी आएगी तो कहीं ना कहीं कोरोना अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि यदि किसी भी रोग को खत्म करना है तो उसके वाहक को खत्म कर दो। यदि रोग का वाहक ही खत्म हो जाएगा तो रोग भी अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहला कोर्स ऑफ एक्शन किसके हिसाब से है, पहला कोर्स ऑफ एक्शन तुम्हारा साइंटिफिकली फैक्ट के हिसाब से है। ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो साइंटिफिक फैक्ट के हिसाब से दिया जाए, वो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा, वैलिड होगा। सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या अप्लाई कर सकते हो कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दो कि हमारे इलाकों में मलेरिया फैल चुका है, मलेरिया की प्रॉपर मेडिसिन और अरेंजमेंट क्या करें, अपने हॉस्पिटल में चाक चौबंद रखें। अब एक बात बताओ, यदि मलेरिया मान लो फैल गया और हॉस्पिटल्स में उसकी क्या नहीं है, कोई भी मान लो सुविधाएं नहीं है मलेरिया को खत्म करने की, तो बताओ समस्या विकट हो जाएगी, गंभीर हो जाएगी। तो आपने हॉस्पिटल्स को क्या कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है कि मलेरिया की प्रॉपर मेडिसिन रखो, मलेरिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट रखो। तो एक बात बताओ, रोगी यदि हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनको बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा, और जब बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा तो कहीं ना कहीं समस्या में इंप्रूवमेंट होगा या फिर नहीं होगा। तो ये जो दोनों कोर्स ऑफ एक्शन मैंने बोले हैं, ये दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन किसके हिसाब से हैं, साइंटिफिकली प्रूवन के हिसाब से हैं, साइंटिफिक फैक्ट के हिसाब से हैं। और ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो साइंटिफिक फैक्ट के हिसाब से दिया जाए तो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। जैसे मैं एक कोर्स ऑफ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या बनेगा। एक बच्चा, बच्चे की बात कर रहे हैं, 8-10 साल का बच्चा है, ठीक है ना। एक बच्चा जो दुकान से कुछ पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था, लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया। एक बच्चा जो दुकान से कुछ पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था, लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिया है, उसको पब्लिकली पीटना चाहिए, प्रताड़ित करना चाहिए और जेल भेज देना चाहिए। मतलब कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड है या फिर इनवैलिड है, इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि भैया एक बार तो बच्चे को पीटोगे तो नन्ही सी जान है, पीटने से पहले ही मर जाएगा बेचारा। बताओ नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी या नहीं होगी, नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो चलो मैंने पीटना वर्ड हटा दिया, मैंने बोला है उस बच्चे को पुलिस को सौंप देना चाहिए। ये कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड है इनवैलिड? एक चीज ध्यान रखना, जो भी पर्सन कोई भी कांड करेगा उसको 100% उसकी पनिशमेंट मिलेगी। कानून सबके लिए कैसा है, बराबर है। चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, ठीक है ना। कानून सबके लिए कैसा होगा, बराबर। यदि उसने चोरी की है तो उसको क्या मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कन्फर्म है। अब आपके पास पनिशमेंट क्या दी है, उसको जेल भेज देना चाहिए। बताओ पनिशमेंट सही है या फिर गलत है, गलत है तो क्या पनिशमेंट दोगे उसको, माफ कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। देखो, उसको पुलिस को दे देना चाहिए। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन तो तुम्हारा इनवैलिड है, ठीक है ना। लेकिन आप ये कह सकते हो उसको बाल सुधार गृह में भेज देना चाहिए। अब एक बात तो, बाल सुधार गृह में भेजोगे तो कहीं ना कहीं उसको अच्छी मान लो अच्छी अच्छी मतलब स्टडी मिलेगी, ठीक है ना, वहां पे उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। तो हो सकता है बड़ा होके क्या बन जाए, वो ठीक आदमी बन जाए। लेकिन यदि जेल में भेजोगे तो जेल में संत महात्मा तो रहते नहीं, जेल में कौन रहते हैं, कुख्यात मान लो अपराधी रहते हैं। वो बच्चा किसके कांटेक्ट में आएगा, अपराधियों के कांटेक्ट में आएगा। तो बड़ा होके क्या बनेगा, जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है ना। जैसी वो संगत किसकी मिलेगी, अपराधियों की संगत मिलेगी,
तो ये सीधी सी बात है, वो भी बड़ा होके क्या बनेगा, अपराधी बनेगा। तो बताओ फ्यूचर के लिए, समाज के लिए नुकसानदायक बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो सेकंड पॉइंट बन गया आपके पास। ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो नई समस्या क्रिएट करे, वो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा, इनवैलिड। न्यू प्रॉब्लम क्रिएटर, कोर्स ऑफ एक्शन विल बी अ इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है ना। ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, वो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा तुम्हारा, इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ठीक है ना। अब एक बाबा तो तीसरा है आपके पास सोशली एक्सेप्टेड। सोशली एक्सेप्टेड क्या है, मान लो आपके पास एक कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है, एक पटवारी या फिर मान लो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करें, ठीक है ना, मान लो पटवारी की बात करें। एक पटवारी 5 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, ठीक है ना। आपके पास एक स्टेटमेंट क्या दिया है, एक पटवारी 5 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आपने कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, उसको चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड है, इनवैलिड है। आपने कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड है, इनवैलिड है, इनवैलिड। एक चीज ध्यान रखना, जो आदमी जैसा कांड करेगा उसी के हिसाब से उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। एक बात बताओ, 5 रुपए की रिश्वत के लिए आप किसी भी पर्सन की जान ले सकते हो क्या, किसी भी पर्सन की जान नहीं ले सकते। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन कैसा नहीं है, सोशली एक्सेप्टेड नहीं है। ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो सोशली एक्सेप्टेड ना हो, वो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा तुम्हारा, इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ठीक है ना। तो मैंने पहला पॉइंट आपको क्या लिखवाया, ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स के हिसाब से दिया जाए, ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो सोशली एक्सेप्टेड हो, वो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा तुम्हारा, एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। सेकंड आपके पास है, ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, वो कोर्स ऑफ एक्शन भी कैसा होगा, इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। मान लो देश में महंगाई बढ़ गई, ठीक है ना, और महंगाई बढ़ गई तो सीधी सी बात है, महंगाई के लिए सरकार क्या करेगी, प्रबंध करेगी। पहला कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, रेपो रेट कम कर देनी चाहिए। रेपो रेट क्या कर देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए। अब एक बात तो रेपो रेट कम तो कर दोगे, लोगों की जेब में पैसा भी आ जाएगा, लेकिन बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और जब बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है, मेरे पास पैसा है लेकिन सामान नहीं है सामने मार्केट में, तो मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर उस सामान को खरीदने की कोशिश करूंगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है, इन्फ्लेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई बढ़ जाए, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई नहीं होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मनी की परचेजिंग पावर में कमी आ जाए, ठीक है ना। मनी की परचेजिंग, अभी जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, क्यों, क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सॉरी गिरता जा रहा है। यदि एक बार बताओ रुपए की कीमत बढ़ेगी तो सीधी सी बात है महंगाई भी अपने आप क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो भैया एक बात बताओ, मनी की परचेजिंग पावर में क्या आ गई, कमी आ गई। अब आपने क्या किया है, रेपो रेट कम कर दी, रेपो रेट कम कर दी, तो भैया सीधी सी बात है लोन वगैरह क्या हो गए, सस्ते हो गए। जब लोन वगैरह सस्ते हो गए तो सीधी सी बात है आदमी क्या करेगा, अपनी बचत को कहां से निकालेगा, बैंक से बाहर निकालेगा। बचत को बैंक से बाहर निकालेगा, लोन वगैरह सस्ते हैं तो आदमी की जेब में पैसा रहेगा। आदमी की जेब में पैसा है लेकिन प्रोडक्ट की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, तो आदमी क्या करेगा, मान लो एक खरबूजा है, हम 4 खरीदार हैं, हमारी चारों की जेब में पैसा है। पहले पर्सन ने कह दिया 10 रुपए दूंगा, दूसरे ने कह दिया भैया 15 दूंगा, मुझे खरबूजा चाहिए। तीसरे ने क्या कह दिया, मैं 20 दूंगा, खरबूजा चाहिए। तो बताओ कीमत बढ़ी या नहीं बढ़ी, अपने आप कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन कैसा है, कोर्स ऑफ एक्शन इनवैलिड है। भैया महंगाई तो पहले से बढ़ी हुई है, आप लोग रेपो रेट और कम कर दोगे तो महंगाई और ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये कोर्स ऑफ एक्शन कैसा है तुम्हारा, एक इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है, नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो नई प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा तुम्हारा, इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। ये क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन लॉजिक्स, प्रैक्टिकल पॉसिबल, विल बी अ वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन। भैया ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो लॉजिक के बेस पर दिया जाए,
ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, वो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा? एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ठीक है ना। मान लो दो ग्रुप के पर्सन क्या हो गए, आपस में बैठ गए, ठीक है ना, हिंदू मुसलमान की बात करूं। मान लो कहीं इलाका ऐसा है जहाँ पे हिंदू मुसलमानों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है, दंगा हो गया। पुलिस गई और कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, सारे लोगों को अरेस्ट कर लेना चाहिए। भैया एक बार तो भेड़ का कोई चेहरा होता है क्या? भेड़ का कोई भी चेहरा नहीं होता। क्या सारे लोगों को अरेस्ट कर पाना पुलिस के लिए पॉसिबल है क्या? नहीं है। पुलिस क्या करेगी, सबसे पहले मार पीट के उन दंगाइयों को क्या करेगी, खदेड़ेगी, ठीक है ना। मतलब एक बार के लिए भीड़ को क्या करेगी, तितर बितर करेगी। उसके बाद जो सिलेक्टेड पर्सन है उनको पहचानने की कोशिश करेगी और उनको कहां पर उठा के डालेगी, जेल में उठा के डालेगी। क्या सारे पर्सन को जो इन कामों में लिप्त पाए गए थे उनको पकड़ पाना पुलिस के लिए पॉसिबल है क्या? नहीं। ये कोर्स ऑफ एक्शन प्रैक्टिकल रूप से पॉसिबल नहीं है। और ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो प्रैक्टिकल रूप से पॉसिबल ना हो, तो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा तुम्हारा? इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ठीक है ना। मान लो 10 लाख लोग कहां पे चले गए, कुंभ में चले गए, ठीक है ना। 10 लाख लोग कहां पे चले गए, कुंभ में चले गए, ठीक है ना। और 10 लाख लोग कुंभ में चले गए, कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, कोई भी अनहोनी ना हो, इसलिए प्रत्येक पर्सन को पर्सनली रूप से मॉनिटर करना चाहिए। अब एक बात बताओ, 10 लाख लोगों को पर्सनली मॉनिटर कर पाना पॉसिबल है क्या? 10 लाख लोगों को पर्सनली मॉनिटर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन प्रैक्टिकल नहीं है। ये कोर्स ऑफ एक्शन भैया लॉजिक के बेस पर नहीं है। और ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो प्रैक्टिकली रूप से पॉसिबल ना हो, तो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा तुम्हारा? इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ठीक है ना। अगला, गिवन कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट बी सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। देखो भैया सुनो, आपके पास अगला पॉइंट क्या है कि जो दिया गया कोर्स ऑफ एक्शन है ना, वह समस्या का समाधान ही करना चाहिए। जो दिया गया कोर्स ऑफ एक्शन है वो समस्या का अल्टरनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मान लो आपने बोला कि सर मोबाइल की कमी आ गई, मैंने बोला लैंडलाइन फोन ले लो, तो एक बार तो कमी किसकी आ रही है? मोबाइल फोनों की। और भैया सजेशन किसके रूप में दे दिया है? लैंडलाइन फोन का। तो भैया एक बात बताओ, लैंडलाइन ले लो, ऐसे मोबाइल की समस्या में कमी आएगी क्या? नहीं आएगी। तो ये तो क्या है, अल्टरनेट हो गया कि जो कोर्स ऑफ एक्शन आपको दिया है ना वो समस्या का समाधान करना चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन किसी भी प्रॉब्लम का अल्टरनेट नहीं होना चाहिए। मान लो आप किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हो, आपके पास समस्या आई कि सरकारी स्कूलों में लगातार स्टूडेंट टीसी कटा के कहां पे जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, सरकारी स्कूलों से टीसी कटवा के लोग कहां पे जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। तो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप समस्या का समाधान क्या किया कि सारे के सारे सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। अब तो सारे के सारे सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, समस्या का समाधान है, समस्या से दूर भागना हो गया। समस्या से क्या हो गया है, दूर भागना हो गया, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा अप्लाई कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग जांच पड़ताल करेंगे कि स्टूडेंट सरकारी स्कूलों को छोड़ के प्राइवेट स्कूलों में क्यों जा रहे हैं। क्या टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, या फिर उनको जो आपका जो पॉसिबल एनवायरनमेंट वो आपको ढंग से नहीं मिल पा रहा है। जब तक हम इन चीजों की जांच पड़ताल नहीं करेंगे और इनको सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, तो समस्या का समाधान हो सकता है क्या? तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हाँ, जो कोर्स ऑफ एक्शन आपको दिया है तो कोर्स ऑफ एक्शन समस्या का समाधान ही करना चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन किसी भी कंडीशन में किसी भी प्रॉब्लम का अल्टरनेट नहीं होना चाहिए। मान लो समस्या आ गई, लाइट नहीं है, गांव में आजकल समस्या चल रही है, क्या नहीं है, लाइट नहीं है। तो मैंने बोल दिया है, आप लोग मेरे पास आए कि सर मैं मान लो ऑफिशियल के रूप में काम कर रहा हूँ, बिजली विभाग का अधिकारी हूँ, ठीक है ना। आपने मुझे लिखित में ज्ञापन दे दिया कि सर हमारे इलाके में लाइट नहीं आ रही। मैंने फोर्स ऑफ एक्शन दिया है, जनरेटर की व्यवस्था कर लो। अब एक वो तो समस्या किसकी है, लाइट की, और मैंने अरेंजमेंट किसका करवा दिया है, जनरेटर का अरेंजमेंट। अब एक बात बताओ, क्या हर, अरे तो मैं वही तो बोल रहा था, अब हर आदमी के लिए जनरेटर यूज कर पाना या जल्टर जनरेटर की व्यवस्था कर पाना प्रैक्टिकल रूप से पॉसिबल है क्या? नहीं है। भैया समस्या किसकी है, लाइट की। तो मैं क्या प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, लाइट प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन मैंने आपको सजेशन दे दिया है, क्या लगा लो अपने घरों पे, जनरेटर लगा लो। एक बोलो तो जनरेटर के लिए तेल कहां से आएगा?
जनरेटर कहां से आएंगे, इसके बारे में मैंने कोई सजेशन दिया है क्या? नहीं। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन कैसा है? बिना सिर पैर का क्वेश्चन। ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो समस्या का समाधान ना करे, ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो अल्टरनेट प्रोवाइड कर पाए, वो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा तुम्हारा? इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन में जिसमें कुछ में सर्टेन वर्ड का यूज किया जाए। सर्टेन वर्ड कौन कौन से हैं? जैसे ओनली हो गया, ठीक है ना, ओनली के अलावा आपके पास बेस्ट हो गया। जिस कोर्स ऑफ एक्शन में ओनली या बेस्ट इनमें से किसी भी वर्ड का यूज करवाए, वो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा तुम्हारा? इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी काम को करने का एकमात्र तरीका नहीं होता है, और किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका भी नहीं होता है। यदि किसी कोर्स ऑफ एक्शन में ओनली वर्ड आ जाए, या फिर किसी कोर्स ऑफ एक्शन में बेस्ट वर्ड आ जाए, वो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा तुम्हारा? एक इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ठीक है ना। आप देखते ही गलत कर सकते हो। यदि किसी कोर्स ऑफ एक्शन में ओनली आ जाए, यदि किसी कोर्स ऑफ एक्शन में बेस्ट वर्ड आ जाए, वो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा तुम्हारा? एक इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, थ्योरीज, स्टोरीज, नोवेल्स, स्टोरीज मतलब वो अखबार बिरबल वाली नहीं, स्टोरीज मतलब एंशियंट। ना ना, ये तो बनी बनाई कहानी, ठीक है ना, विल बी अ वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन। हाँ जी, आपके पास कंडीशन है, स्टोरीज हो गया है, नोवेल्स हो गया है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो थ्योरीज के बेस पर, ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के दिया जाए, ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो थ्योरीज को ध्यान में रख के दिया जाए, ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो एंशियंट स्टोरीज को ध्यान में रख के दिया जाए। एंशियंट स्टोरी मतलब अकबर बीरबल वाली नहीं, एंशियंट स्टोरी मतलब जैसे राम और सीता की कहानी हो गई, ठीक है ना, जैसे कौरव और पांडवों वाली कहानी हो गई, ठीक है ना। मान लो आपकी कोई और कहानी होगी, जैसे मान लो आ, जयपुर की कोई हिस्ट्री हो गई, ठीक है ना, जैसे मान लो रानी पद्मावती की कहानी हो गई, ठीक है ना। तो ऐसी स्टोरीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। स्टोरीज हो गए, नोवेल्स हो गए, रामायण, गीता हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा मान लो आपके पास कोई भी किसी पर्सन की, मान लो बायोग्राफी की बात कर ले, ठीक है ना, किसी भी पर्सन की क्या हो गई? बायोग्राफी हो गई, ठीक है ना। तो ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो इनको ध्यान में रख के दिया जाए, वो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा तुम्हारा? एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखोगे। हालांकि इन सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ना है। अपनी तरफ से कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई नहीं करना है कि सर हम होते तो ये काम करते। अरे भाई, आप हो ही नहीं वहां पे, आपको तो सिर्फ अपने आप को अज्यूम करना है कि भैया यदि मैं यहाँ पे होता तो ये कोर्स ऑफ एक्शन जो हमें दिया है, ये कोर्स ऑफ एक्शन में अप्लाई कर पाता या फिर मैं अप्लाई नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आपको कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है? अप्लाई करना है। जो स्टूडेंट बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना, मेंस में 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन में से लगभग 12 क्वेश्चन सिर्फ किसके आएंगे? और ध्यान रखना, मेंस का पेपर, चाहे वो सिविल का पेपर हो, चाहे वो कैट का पेपर हो, चाहे वो बैंक पीओ का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, बिना लॉजिकल रीजनिंग की सहायता से पास करने की कल्पना भी नहीं कर सकते आप लोग। ये भी नहीं सोच सकते कि सर बिना इसके पास हो जाएगा क्या? बिल्कुल पास नहीं होगा। ये चीज आपको 100% तरीके से पढ़नी पड़ेंगे। हालांकि मुझे पता है थोड़ी सी बोरिंग वाली चीज है, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है यार यार ये तो क्या चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन भैया ध्यान रखना, इन चीजों को नहीं पढ़ोगे आप लोग तो बिना पढ़े क्वेश्चंस का आंसर किसी भी कंडीशन में नहीं दे पाओगे। जैसे कल मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहा है, आंसर तुम्हारा कुछ और जा रहा है, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना कि सर हम शक्तिमान बन गए, ठीक है ना। शक्तिमान इन टॉपिक्स में नहीं बना जा सकता। एक चीज ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस की 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। सोचने का नजरिया मेरा कुछ और है, सोचने का नजरिया आपका कुछ और है, सोचने का नजरिया एग्जामिनर का कुछ और हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ चीजें अज्यूम की जा सकती हैं। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कभी भी 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं दिया जा सकता है। अब क्वेश्चंस का आंसर कैसे देंगे इसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।